हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज सितंबर 15 फ्राइडे को टोटल 3 आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है इंडियन एक्सप्रेस का इन्वेंट इन इंडिया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे इशू कवर किए जाएंगे, सॉल्यूशन क्या क्या है वो कवर किए जाएंगे, और क्यों इन्वेंट करना है। इन्वेंट इन इंडिया जो बेसिकली मेक इन इंडिया जैसा एक मॉडल है, उसको क्यों किया जाए इसके बारे में बात की जाएगी। एक पूरा क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे मेंस का। नेक्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है वाई सऊदी अरेबिया मैटर्स। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है। इंडिया और सऊदी के रिलेशन के बारे में बात करेंगे, एक पूरा मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। और जो लास्ट आर्टिकल है वो द हिंदू का है, चेंजिंग द वे द पोस्टमैन नॉक्स। ये आर्टिकल रिसेंटली जो एक्ट आया है, जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है पोस्ट ऑफिस बिल, उसके ऊपर है, उसके जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में है, इसको पूरा डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आर्टिकल। साथ ही आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करिए। शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट आर्टिकल है इन्वेंट इन इंडिया। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ है और आपके GS3 के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। GS3 की बात करें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड ये आर्टिकल है। बात क्या की जा रही है, मेक इन इंडिया की तरह इन्वेंट इन इंडिया पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। इन्वेंशन की बात की जा रही है, इनोवेशन की बात की जा रही है। तो अपना R&D जो सेक्टर है उसका स्टेटस क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे किसकी, कि क्या क्या इश्यूज़ हैं और आखिर हमें क्यों इकोसिस्टम चाहिए, इनोवेटिव इकोसिस्टम, क्यों इन्वेंट इन इंडिया की ज़रूरत है, उसके बारे में बात करेंगे। और सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो पूरा एक GS जो पेपर 3 है मेंस का एक पूरा क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे और जो आर्टिकल में दी हुई चीज़ें उसको इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। हार्डली आर्टिकल में जो है 2-3 पॉइंट काम के हैं, बाकी तो ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है नहीं, पर वो सारी चीज़ें भी इंक्लूड कर ली जाएगी। तो शुरू करते हैं हम आर्टिकल। बेसिकली सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम वो एड्रेस करेंगे, वाई इन्वेंट इन इंडिया। आखिर इन्वेंट इन इंडिया की ज़रूरत है क्यों। तो सबसे पहला पॉइंट है, इन्वेंट इन इंडिया से होगा क्या। इन्वेंशन होगा, इनोवेशन होगा, तो उससे प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, है ना। कैसे होगी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से। अगर मैं बात करूं, अगर आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करें तो पहले चरखे से शर्ट बना करती थी, फिर जो है स्पिनिंग व्हील आया, फैक्ट्री सिस्टम शुरू हुआ, तो प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ी। कैसे बढ़ी, अब लेबर की ज़रूरत है नहीं। पहले एक आदमी जो है एक शर्ट बना रहा दिन भर, अब एक आदमी जो है मशीन चला के 100 शर्ट बना रहा है, तो प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई और उसके कारण जो कॉस्ट है वो कम हो गई। इससे हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ गई, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया। तो जब भी इनोवेशन होता है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता है, तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। अगर हम इसकी बात करें, Y=A फंक्शन ऑफ K और L, ये कोई भी आपका जो है फर्म है वो किस पे डिपेंड करता है, उसका आउटपुट Y मान लीजिए आउटपुट है, और फंक्शन के अंदर K और L लेबर है और K जो है मशीन है। तो कोई भी मशीन लगाएंगे वो लेबर जो है उसमें कितने इनपुट लेबर हैं उसी पे हमारा आउटपुट डिपेंड करता है। पर ये जो A है ये होता है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, इसके ऊपर भी हमारा आउटपुट डिपेंड करता है। और ये बेसिकली टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। अगर ए जो है हमारा, कई बार क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी जैसी आती है ए चेंज होता है और आउटपुट बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इसी को हम बोलते हैं टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। तो इनोवेशन से टोटल फैक्टर जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है। ये पॉइंट अगर आप लिखेंगे ना, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, तो बहुत ज़्यादा जो है आपको मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि ये टर्म एग्जैक्ट टर्म है जो इकोनॉमी में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लो कॉस्ट इंडिजिनस सॉल्यूशन, है ना। जब इन्वेंट करेंगे, इनोवेशन होगा, तो जो सॉल्यूशंस निकलेंगे वो भी ऐसे निकलेंगे जो इंडिजिनस, हमारे यहाँ जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सके। जैसे कि हमारे यहाँ पुअर सेक्शन बहुत ज़्यादा है, 30% लोग मान के चलिए कि हमारे यहाँ गरीब हैं, तो लगभग 40 से 45 करोड़ लोग गरीबी के अंदर आते हैं। उन जो सेक्शन हैं उनके लिए हमें जो है इंडिजिनस सॉल्यूशन बनाने की ज़रूरत है, ताकि एक्सेसिबिलिटी बढ़ सके, है ना। सस्ती चीज़ें होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदेंगे। जैसे कि जयपुर फूड की बात की जाए, जो कि एक इंडिजिनस सॉल्यूशन है। जयपुर फूड क्या है, एक ये बेसिकली क्या है, रबर का फुट है, ठीक, जिनके पैर कट जाते हैं मेडिकल इमरजेंसी के साथ, इमरजेंसी के कारण, मेडिकल इश्यूज़ के कारण, उनको जो है ये जयपुर फुट यूज़ करने के लिए दिया जाता है। और ये बहुत ही सस्ता है, गरीब से गरीब लोग जो है इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रबर का होता है, आप एक बार गूगल करके देखेंगे आपको फ़ोटो दिख जाएगी। तो इस तरीके के इंडिजिनस सॉल्यूशन हमें क्या करने की ज़रूरत है, डेवलप करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ क्यों इन्वेंट करने की ज़रूरत है, इन्वेंट इन इंडिया से हमारा जो इम्पोर्ट होगा वो भी कम होगा। क्यों कम होगा, अब भाई बाहर से हम जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं मशीनरीज़, वो इंडिया में ही क्या होगी,
बनने लगेगी, जैसे कि फाइटर के जो इंजन है हमारे, है ना, फाइटर प्लेन के, अगर इंडिया में ही बनने लगे तो हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, और फिर हमारा जो डॉलर होगा वो बचेगा, फिस्कल डेफिसिट नहीं होगा। ये सब सारी चीज़ें जो इकोनॉमी को बेनिफिट है, गवर्नमेंट को बेनिफिट है, एज अ ओवरऑल इंडिया को बेनिफिट है, वो सारी चीज़ें अपने को मिलेगा, है ना। इकोनॉमी आप सारे इम्पैक्ट इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो क्यों ज़रूरत है टैकलिंग इमरजेंसी, है ना। इमरजेंसी के समय में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आत्मनिर्भर होने की, ठीक है। और ये हमने कब देखा था, कोविड के समय में, जब पूरी दुनिया में जो है वैक्सीन की मारा मारी थी, तब इंडिया ने अपनी खुद की जो है वैक्सीन निकाला था। तो उस समय अगर इनोवेशन नहीं किया जाता या इन्वेंट नहीं किया जाता तो इंडिया भी डिपेंडेंसी किस पे होती, चाइना या यूएस जैसी कंट्री पे होती है, और ये कंट्री सबसे पहले अपने लोगों को ही वैक्सीन देगी, उसके बाद ही किसी और को मिलेगी। तो इंडिया ने जो है इन्वेंट किया था वैक्सीन में, जो इनोवेशन है हमारा वो अच्छा है, उसके कारण जो है हम लोगों ने कोविड वैक्सीन बना ली, और हम लोग इमरजेंसी को डील करने के लिए जो है प्रिपेयर हैं। इसलिए इन्वेंट जो है बहुत ज़रूरी है, इनोवेटिव जो सॉल्यूशंस हैं वो बहुत ज़रूरी है, इनोवेटिव जो एनवायरनमेंट है डेवलप करना वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात करेंगे नेशनल सिक्योरिटी की, जैसे कि चाइना के ऊपर हम बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है, इसलिए चाइना से रिलेटेड चीज़ों को अभी धीरे धीरे बैन किया जा रहा है और आत्मनिर्भर पे फोकस किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भी अगर किया जा सकता है तभी किया जा सकता है जब इनोवेशन हो सके। तो हम फॉरेन के जो गुड्स हैं उस पर रिलाय नहीं कर सकते, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। और साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके भी सॉल्यूशन हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिससे आने वाले समय में फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड और कई तरीके के इश्यूज आने वाले हैं, तो उसके सॉल्यूशन भी ढूंढना है। इसलिए हमें इन्वेंट इन इंडिया की ज़रूरत है। सबसे पहला सेक्शन ये हमारा कवर हो चुका है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट सेक्शन क्या है। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इश्यूज़। तो सबसे बड़ा इशू क्या है हमारे यहाँ, सबसे बड़ा इशू है जो R&D की फंडिंग है वो बहुत कम है ना। लो फंडिंग है इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। इवन जो ब्राज़ील जो इमर्जिंग कंट्रीज़ है, इंडिया से GDP में भी पीछे है, वो कंट्रीज़ भी बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रही है। लेकिन इंडिया में जो अभी हालात हैं वो कितने हैं, 0.7% ऑफ GDP, जो कि बहुत ज़्यादा कम है ना। बड़ी बड़ी इकोनॉमी 3-4% ऑफ GDP जो है क्या कर रही है, खर्चा कर रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ भी 2% से ऊपर क्या कर रही हैं, इन्वेस्ट कर रही है। तो फंडिंग की बहुत बड़ी इशू है। दूसरा सबसे बड़ा इशू है, जितनी भी फंडिंग होती है वो सरकारी होती है, प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा रहती है ना। आप जब भी कोई स्टार्टअप की बात करें तो 100 स्टार्टअप रोज़ खुलते हैं और एक स्टार्टअप हार्डली चल पाता है। तो 99 इन्वेस्टर को रिस्क रहता है, इसलिए आइडियाज़ को जो है क्या नहीं मिलती, फंडिंग नहीं मिलती, क्योंकि अपने कल्चर नहीं है वैसा, रिस्क वाला कल्चर है नहीं। रिस्क ज़्यादा रहती है तो रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो कल्चर नहीं है। प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही कम है। इसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट बात करें तो डिले इन डिसबर्सल ऑफ गवर्नमेंट फंडिंग, जो भी फंडिंग दे रहे हैं उसमें भी बड़ा डिले करते हैं, है ना। जो CSIR और अदर इंस्टीट्यूट को दी जाती है उसमें भी बड़ा लंबी प्रोसीजर है, पूरा रेड टेपिज्म चलता है, जिसके कारण फंडिंग डिले होती है, प्रोजेक्ट्स लंबे चलते हैं, फिर उसका कोई रेलेवेंस भी नहीं निकलता। नेक्स्ट हम बात करें तो क्या है, थर्ड पॉइंट हमारा लैक ऑफ स्किल्ड पर्सनल। हमारे ना स्किल की बहुत ज़्यादा कमी है। उसका एक रीज़न है, जो अच्छे लोग हैं वो ब्रेन ड्रेन करके बाहर चले जाएंगे, नासा में चले जाएंगे, और बड़े बाहर जहाँ पर इकोसिस्टम बेहतर है वहाँ पर जाके इनोवेशन में लग जाते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है, रोट लर्निंग बेस्ड करिकुलम। हमारे यहाँ जो करिकुलम है ना वो बहुत ही पुरानी पद्धति से चला आ रहा है। रोट लर्निंग है, रट्टा मारो और पास हो जाओ। इनोवेशन, क्यूरियोसिटी और ये सब सारी चीज़ों को कभी इतना महत्व दिया ही नहीं गया है। स्कूल में ही अगर ये सब चीज़ें होती तो आज जो हमारे यहाँ कल्चर होता काफ़ी बेहतर होता, इकोसिस्टम काफ़ी बेहतर होता। ठीक है, तो ये स्किल्ड है नहीं, पर्सनल की बहुत ज़्यादा कमी है। इसके कारण भी हमारे यहाँ जो इकोसिस्टम है इनोवेशन वाला वो अच्छा नहीं हो पा रहा है। अगर अब नेक्स्ट इशू की बात करें तो लैक ऑफ कनेक्ट बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमिया। हमारे यहाँ क्या होता है ना, हम लोग जब भी एग्ज़ाम दे के पास तो हो जाते हैं, पर हमको जो पढ़ाया जाता है और इंडस्ट्री की जो डिमांड है उसमें बहुत ज़्यादा मिसमैच होता है। तो सप्लाई और डिमांड में बहुत ज़्यादा मिसमैच है स्किल की। आप जब भी जॉब करेंगे तो आपको हमेशा देखना पड़ेगा, कई दिन तक ट्रेनिंग देते हैं वो। अगर वही चीज़ एकेडमिया और इनका कनेक्ट कर दिया जाए
ठीक है, एकेडमिया और इंडस्ट्री का कनेक्ट कर देते हैं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और यही जो है कनेक्टिविटी इंडिया में है नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैक ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम लैब टू मार्केट, है ना। बहुत सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है, CSIR, ठीक है, ये DST के कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो बहुत ज़्यादा फंडिंग दे रहे हैं और बहुत रिसर्च हो रही है, लेकिन क्या होता है ना, जो रिसर्च है वो सिर्फ लैब में रह जाती है और उसकी कमर्शियल वैल्यू कुछ भी नहीं रहती, ठीक है। तो कमर्शियल वैल्यू नहीं हो रही है, पेटेंटिंग नहीं हो रही है, तो उसका कोई बेनिफिट ही नहीं मिलता है। जो लैब में रहता है वो मार्केट तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो ये कन्वर्जन रेट ना बहुत ज़्यादा कम है इंडिया में, ये बहुत बड़ा इशू है। और एक लास्ट है हमारा वीक पेटेंट रिजीम, जैसे कि जो रिजीम है हमारी पेटेंट की वो बहुत लो है। इसके कारण जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। एक जो और बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है वो क्या है, टीचिंग और रिसर्च में बहुत ज़्यादा सेपरेशन है जो आर्टिकल में दिया हुआ है। टीचिंग और रिसर्च जो है दोनों में बहुत ज़्यादा सेपरेशन होने के कारण क्या हो रहा है, टीचर्स जनरली सिर्फ पढ़ा रहे हैं और रिसर्चर वाले अकेले रिसर्च कर रहे हैं, जबकि दोनों एक ही इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, इनक्यूबेशन सेंटर्स होने चाहिए, है ना, कहाँ पर, जो हमारे कैंपस हैं, ऑन कैंपस साइंस सेंटर होने चाहिए। ये सब सारी चीज़ें कहाँ होने की ज़रूरत है, वहीं जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर ये सब सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। वही टीचर रिसर्च का भी काम करे और बच्चों को भी जो है उसमें क्या करे, इन्वॉल्व करे, ताकि उनका जो माइंड है थोड़ा क्रिएटिव हो सके। तो ये सब सारी चीज़ों की कमी है, इसलिए हमारे जो इनोवेटिव इकोसिस्टम है वो नहीं बन पा रहा है और यही एक कारण है कि इंडिया थोड़ा पीछे रह रहा है कायम में इनोवेटिव इकोसिस्टम और रिसर्च और डेवलपमेंट। अब सॉल्यूशन की बात कर ली जाए कि आखिर किया क्या जा सकता है, तो इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं। 2021 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसने क्या कहा था कि R&D एक्सपेंडिचर को लगभग 2% और उससे ऊपर बढ़ाने की ज़रूरत है और ये सरकार को करना पड़ेगा। गवर्नमेंट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सपोर्ट R&D इन PPP बेसिस, ठीक है, क्या करना है हमें, R&D को प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर दोनों से अगर फंडिंग मिलेगी तो रिस्क जो होगी वो काफ़ी कम हो जाएगी प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो थोड़ा और सामने आएगा और इन्वेस्टमेंट करेगा, तो और इन्वेस्टमेंट होगा तो बेसिकली जो हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उनको ग्रांट्स बेहतर तरीके से मिलेगी। नेक्स्ट नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये NEP ने जो है कहा था इस्टेब्लिश करने के लिए, गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है बजट में और कहा है कि 50,000 करोड़ का इसमें एलोकेशन किया जाएगा। तो इसको डायरेक्टली हम इमीडिएटली यूज़ कर सकते हैं जहां पर डेफिसिट ग्रांट है CSI और DST में, ताकि रिसर्च इनोवेशन और बढ़ सके। तुरंत हम इस ग्रांट को यूज़ कर सकते हैं और R&D का जो एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट मस्ट प्रमोट इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप, इंडस्ट्री और एकेडमी की पार्टनरशिप बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि इनकी जो डिमांड है उसकी सप्लाई कौन कर सके, एकेडमिक्स वाले लोग कर सकें। साथ ही सेपरेशन टीचिंग और रिसर्च के बीच में भी कम करने की ज़रूरत है। अलग इंस्टीट्यूट खोलने की ज़रूरत नहीं है, हर इंस्टीट्यूट में रिसर्च डेवलपमेंट एक विंग बनाने की ज़रूरत है। सिर्फ टॉप IITs और IISCs को छोड़ दिया जाए तो बाकी यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च वाली चीज़ें तो हो ही नहीं रही है। लोग PhD कर ले रहे हैं, थीसिस जो है आराम से कोई ना कोई से ख़रीद लेते हैं, PhD हो जा रही है। प्राइवेट सेक्टर जब से आया है तब से PhD तो और आसानी से हो जा रही है। लोगों ने पैसा कमाने की जो है ये एक मैकेनिज़्म बना ली है। तो ये बहुत ज़्यादा खतरा है आने वाले समय में रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट सेक्टर में। तो इन सब चीज़ों को कर्ब करने की ज़रूरत है। इंक्यूबेशन सेंटर जो है खोलने की ज़रूरत है ताकि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो यंग माइंड्स हैं उनके जो भी आइडियाज़ हैं उन्हें जो है कमर्शियल वैल्यू प्रोवाइड की जाए। पेटेंटिंग जो हमारा रिजीम है उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। जो IPR पॉलिसी है 2016 की, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिसी रिकमेंडेशन दी गई थी, उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जो इंडिया वायलेशन कर रहा है उसको नहीं करने की ज़रूरत है ताकि ग्लोबल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया के साथ पार्टनरशिप कर सकें। और लास्ट हमारा है स्किल डेवलपमेंट। एटलीस्ट 5,000 स्टूडेंट हैं हर फील्ड में, जैसे कि AI हो गया, IoT हो गया, इस तरीके से अलग अलग फील्ड में 5-5 हज़ार स्टूडेंट क्या करने की ज़रूरत है, ट्रेन करने की ज़रूरत है। ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन। तो होपफुली आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आ गई होगी। ऐसा कुछ है नहीं पॉइंट तो जो आपको नहीं समझ में आया होगा। ये पूरा हमारा क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा।
हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वाई सऊदी अरेबिया मैटर्स। तो सऊदी अरेबिया इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में ये आर्टिकल आया हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल आया है और आपके GS2 के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया और सऊदी के जो रिलेशन है उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों आया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। G20 समिट हुआ था, उसके बाद जो रियाद के प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान वो यहाँ पर रुके हुए थे। फिर बायलैटरल समिट हुआ और कुछ 8 एग्रीमेंट इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में साइन हुए। G20 में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर को जो है लॉन्च किया गया है, जो कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जो है जाना जा रहा है। ये जो कॉरिडोर है वो सऊदी अरेबिया से होते हुए जाएगा और इंडिया के लिए कनेक्टिविटी के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है, यूरोप तक की कनेक्टिविटी के लिए। इंडिया टू यूरोप ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। इसके बाकी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं आई है, जैसे जैसे आएगी हम और डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली काउंटर किस प्रोजेक्ट के है, जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है उसका ये राइवल है और इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक भी इम्पोर्टेंस है और कनेक्टिविटी वाली इम्पोर्टेंस तो है ही। इसके साथ साथ टोटल 8 एग्रीमेंट साइन हुए हैं। फर्स्ट टाइम जब से जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल बना है उसके पहली बार जो है ये बैठक मीटिंग हुई है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल 2019 अक्टूबर की जब बैठक हुई थी, लास्ट बायलैटरल समिट हुआ था, उसमें ये बनाया गया था। उसके साथ साथ हाइड्रोकार्बन की जो एनर्जी पार्टनरशिप है उसे भी अपग्रेड कर दिया गया है और उसे अपग्रेड करके कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एनर्जी पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर दिया गया है। पहले सिर्फ हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड एनर्जी पार्टनरशिप थी, अब रिन्यूएबल एनर्जी को भी उसमें इंक्लूड किया गया है। पेट्रोलियम और स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भी जो है इंक्लूड किए गए हैं। बेसिकली इसमें रिन्यूएबल जो है एक नया सेक्शन है। एक जॉइंट फोर्स बनाई गई है जो 100 बिलियन सऊदी इन्वेस्टमेंट के लिए बनाई गई है। सऊदी इन्वेस्टमेंट 100 बिलियन का जो है लास्ट बायलैटरल समिट में प्रॉमिस किया गया था सऊदी के जो किंग थे उनके द्वारा, तो उसके लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है। और भी छोटी छोटी चीज़ों के बीच में डिस्कशन हुआ है, जैसे कि जो लोकल करेंसी है उसमें जो है सारा ट्रेड किया जाए ऑयल से रिलेटेड। उसके अलावा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो गल्फ़ कॉरपोरेशन है जिसका सऊदी मेंबर है उसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया साइन करना चाहता है, उसको एक्सपीडिट करने की बात की है, मतलब तेज़ी से साइन करने की बात की गई है। ये सब जो है अभी रिसेंटली जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं उसके रिजल्ट्स आए हैं। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने क्या कहा है कि सऊदी अरेबिया इंडिया का बहुत इम्पॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अब हम बात करेंगे जो टाइमलाइन है इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप की। तो शुरुआत करते इंडिया का जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप था वो कब शुरू हुआ था, 1947 से। उसके बाद जो रिलेशंस है वो कॉर्डियल रिलेशनशिप रहे हैं इंडिया और सऊदी के इतने सालों में। 2006 में पहली बार जो किंग थे, किंग अहमदुल्ला, वो कहाँ पर आए थे, दिल्ली आए थे और दिल्ली डिक्लेरेशन साइन हुआ। 2010 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी वो रियाद गए और वहाँ पर रियाद डिक्लेरेशन साइन किया गया और जो रिलेशनशिप थी उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर दिया गया। जब भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात होती है मतलब सिक्योरिटी वाला जो कन्वर्जेंस है उसकी बात की जा रही है। अब दोनों ही एक ही तरीके से सोच रहे हैं सिक्योरिटी के डायमेंशन में। जैसे कि सिक्योरिटी डायमेंशन की बात करें तो टेररिज्म वाला पार्ट हो जाएगा। टेररिज्म का जो डायमेंशन है दोनों ही उसके अगेंस्ट है। इसके साथ साथ डिफेंस के जो टाइज हैं उसमें जो है कोऑपरेशन बढ़ाया जाए। तो ये सब स्ट्रेटेजिक जो है बेसिकली कन्वर्जेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का पार्ट होता है। तो हमारा रिलेशन 2010 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का हो गया था। उसके बाद 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रियाद में विज़िट की और उसके बाद वहाँ पर उनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया सऊदी के द्वारा। ये बताता है कि जो इंडिया की इम्पोर्टेंस है वो कितनी ज़्यादा है सऊदी के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2017 से जो प्रिंस थे, क्राउन प्रिंस, उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप को ली थी और फिर 2019 में पहली बार इंडिया में विज़िट किया गया। जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट था उस विज़िट का वो था इंडिया में $100 बिलियन जो है इन्वेस्ट किया जाएगा। ऐसा अनाउंस किसने किया था, प्रिंस जो मोहम्मद बिन सलमान थे। उसी के साथ साथ उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो ज्वाइन करेगा सऊदी अरेबिया। उसके बाद अक्टूबर में दोबारा विज़िट की गई और उसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल एग्रीमेंट साइन हुआ। ये बेसिकली हाई लेवल काउंसिल है जो इंडिया के रिलेशनशिप है सऊदी के साथ उसको ड्राइव करने के लिए, स्टीयरिंग करने के लिए बनाया गया है। तेज़ी से जो है इंडिया के रिलेशन
ताकि अच्छा हो सके, बेहतर बढ़ सके, उसके लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल बनाई गई है। हाई लेवल काउंसिल है, मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर लेवल की। समझ में आया क्या? अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ कन्वर्जेंस की। कहाँ कहाँ ऐसे जो दोनों के बीच के रिलेशन है, जहाँ दोनों में क्या है, कन्वर्जेंस है, दोनों एक तरीके से सोच रहे हैं, और जो रिलेशनशिप है उसके क्या पिलर हैं। बेसिकली 4 ऐसे पिलर की इस आर्टिकल में बात की गई है। पहला पिलर है इकोनॉमिक टाइज। इंडिया जो है सऊदी अरेबिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और सऊदी अरेबिया इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। दोनों दोनों के बीच अगर हम देखें तो बायलैटरल रिलेशन फिस्कल ईयर 2022 और 23 में लगभग 52.76 बिलियन डॉलर का था, है ना, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इंडिया की जो कंपनी है वो सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। जैसे कि 2 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट केवल जो है जनवरी 2022 में हो रहा था। लगभग 2700 इंडियन कंपनीज़ है जो कि जॉइंट वेंचर या फिर 100% ओन है, और वहाँ पर सऊदी अरेबिया में क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है। कौन कौन सी कंपनी है? टाटा है, एल&टी है, विप्रो है, टीसीएस है। इसके साथ साथ सऊदी का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, जैसे कि 3.15 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट कर चुकी है एज ऑफ मार्च 2022 की बात करें। कौन कौन सी कंपनीज़ है? आरामको है, ही हॉलीडेज़ है, अल बटरजी है। उसके साथ साथ सऊदी का जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड है वो भी इंडिया में बहुत तेज़ी से इन्वेस्ट कर रहा है। काय में इन्वेस्ट किए हैं इनने? डिलीवरी में, फर्स्ट क्राई, ग्रोफर्स, ओला, ओयो, पेटीएम, इन सब सारी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। पीआईएफ की बात करें, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड है वो भी बहुत तेज़ी से इन्वेस्ट कर रही है, और अभी रिसेंटली रिलायंस जो इंडस्ट्री है उसमें 2.32 स्टेक उन्होंने लिया है, 1.49 बिलियन उसने इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो ये बेसिकली आप लिख सकते हैं, जो इकोनॉमिक टाइज़ हैं उसमें एग्जाम्पल के लिए ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। फैक्ट्स और फिगर्स आपका जस्टिफाई करने के लिए काम आएगा। वैसे तो ये 2 लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो है सऊदी का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और सऊदी अरेबिया इंडिया का 4th लार्जेस्ट, और जो ट्रेड है वो 52 बिलियन के आसपास है 2022-23 में। इतना भी इम्पॉर्टेंट है, अगर ये याद रह जाए तो कोई बात नहीं, और भी अच्छी बात है ना। उसके बाद हमारा जो सेकंड कन्वर्जेंस इशू है, सेकंड कन्वर्जेंस पॉइंट है, वो क्या है? एनर्जी कॉपरेशन। इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा क्या है इम्पॉर्टेंट? सऊदी। क्यों? क्योंकि सऊदी में सबसे ज़्यादा तेल होता है, और इंडिया का अगर बात करें तो 3rd लार्जेस्ट क्रूड जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम कहाँ से सोर्सिंग करते हैं? वो सऊदी अरेबिया से करते हैं। और टोटल अगर आप बात करें एलपीजी की तो वो 11%, टोटल पेट्रोलियम प्रोडक्ट का 11% जो सऊदी से इंपोर्ट होता है, एलपीजी की हम बात कर रहे हैं। तो इंडिया के लिए एनर्जी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है? अपने सऊदी की। इंडिया जो है कैसे एनर्जी में मदद कर सकता है इसको? जैसे कि इंडिया जो हाइड्रोजन फ्यूल में फोकस कर रहा है, उसमें इंडिया फ्यूचर में एनर्जी टाइज में इन्वेस्ट कर सकता है और एक्सपोर्ट कर सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट और एक्सपोर्ट कर सकता है। तो इंडिया भी एनर्जी टाइज में बढ़ावा अपने तरफ से एक्सपोर्ट कर सकता है। हालांकि ज़्यादातर इंडिया डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल की सऊदी के ऊपर है, और जो टाइज है एनर्जी टाइज, एनर्जी सिक्योरिटी, वो इम्पोर्ट वाला ही है। आगे एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफेंस टाइज की। ठीक है, तो डिफेंस पार्टनरशिप भी अभी रिसेंटली बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 2010 में मैंने बात की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई थी। उसके बाद 2020 में हमारे जो जनरल मेजर चीफ हैं मुकुंद नरवाने, वो गए थे सऊदी अरेबिया। वहाँ पर अभी नेवल एक्सरसाइज हुई है। 2 बार एक्सरसाइज कंक्लूड हो चुकी है। क्या नाम है एक्सरसाइज का? अल मोहेत अल हिंदी। ये एक्सरसाइज कंक्लूड की गई है। अपनी बायलैटरल एक्सरसाइज है, दोनों की जो मिलिट्री है वो कोऑपरेट कर रही है, ट्रेनिंग साथ में कर रही है। तो ये सब कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये सारे चीज़ें जो कि किए जा रहे हैं हमारे डिफेंस के टाइज में। इसके साथ साथ पॉसिबिलिटी देखी जा रही है कि जो प्रोडक्शन है और डेवलपमेंट है डिफेंस इक्विपमेंट का, वो भी किया जा सके। इसके साथ साथ इंडिया जो है काय में एक्सप्लोर कर सकता है और रिलेशन, है ना। सऊदी अरेबिया को इंडिया के जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उससे काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। इसरो में भी हम जो है अपना क्या कर सकते हैं, कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो टाइज़ है उसकी। उसके साथ साथ क्या है, जो लास्ट है वो इंडियंस इन सऊदी डायस्पोरा की बात कर ली जाए। लगभग 2.4 मिलियन इंडियंस हैं जो वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, और इंडिया ने थैंक भी किया है अभी रिसेंटली सऊदी को, क्योंकि वहाँ पर जो इंडियंस हैं उनका ख्याल रखने के लिए। इसके साथ साथ
जो सऊदी अरेबिया है उन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया था जब सूडान में लोग फंस गए थे ऑपरेशन कावेरी के अंदर, ठीक है। और हज यात्रा और इन सब के लिए भी इंडिया को काफ़ी सपोर्ट करते रहा है सऊदी। तो डायस्पोरा से भी इंडिया की काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है सऊदी के ऊपर, ठीक है। तो एनर्जी डिपेंडेंसी है और काय की डिपेंडेंसी है, डायस्पोरा वाली। तो ये सब बेसिकली क्या है, ये सब कन्वर्जेंस फैक्टर है। स्पेस में और टाइज को डेवलप किया जा सकता है, डिफेंस में और बढ़ाया जा सकता है। इंडिया जो अपनी सॉफ्टवेयर जो पावर है उसको और सॉफ्टवेयर बेसिकली जो आईटी इंडस्ट्री है उसमें इन्वेस्टमेंट करके और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच में कॉपरेशन में। तो ये सब चीज़ें इंडिया एक्सप्लोर कर सकता है। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ एमबीएस मतलब जो किंग हैं उनकी बात कर लेते हैं, जो क्राउन प्रिंस हैं अभी फ़िलहाल, मोहम्मद बिन सलमान। बेसिकली 2017 में ये क्या बने, वहाँ के डी फैक्टो रूलर बन गए। उसके बाद से जब से आए हैं रिफॉर्मर की इनकी इमेज है ना। जैसे कि पहले माना जाता था बहुत ही कंजर्वेटिव सोसाइटी थी, वुमेंस के पास कोई राइट नहीं थे। जब से यहाँ आए तो वुमेंस को गाड़ी चलाने का अधिकार मिल गया है, सिनेमास खुल गई हैं, फॉरेन टूरिस्ट अब वेलकम हो गए हैं, पॉप स्टार, हाई प्रोफाइल स्पोर्ट मैचेस होने लगे हैं। आप फुटबॉल की बात करेंगे तो फुटबॉल में बहुत बड़ा चेंज आया है। सऊदी अरेबिया का जो फुटबॉल है उसमें अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेल रहे हैं, साथ में नेमार हैं, बेंज़मा हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेयर वहाँ पर अब खेल रहे हैं जो कि पहले प्रीमियर लीग और इंग्लैंड लीग में खेला करते थे। तो फुटबॉल में बहुत बड़ा चेंज आया है और बहुत रिसेंटली हुआ है ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है सऊदी अरेबिया। पहले सिर्फ ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट थी ये कंट्री, अब जो है बाकी सारे फील्ड में इन्वेस्टमेंट भी किया जा रहा है और जो कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल, उस पर बहुत फोकस किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो उनके जो क्रिटिक्स हैं उनको मानते हैं कि वो बहुत रुथलेस हैं, जैसे कि जर्नलिस्ट जमाल खशोगी, इनकी जो 2000 हत्या हो गई थी 2018 में। तो यूएस इंटेलिजेंस ने, सीआईए ने कहा था कि ये किसने करवाया है, जो एमबीएस है, जो किंग है, उन्होंने करवाया है, क्योंकि ये इनके क्या थे, बेसिकली क्रिटिकल रहते थे जो किंग हैं उनके। तो ये हत्या उनने करवाई है। तो बहुत सारे लोग उन्हें रुथलेस भी मानते हैं। अगर थर्ड बात करें इनका, जो अभी रिसेंटली इनके द्वारा किया गया है, तो इन्होंने ईरान और इज़राइल के साथ रिलेशन अपने सुधारे हैं। हमेशा से दोनों के साथ रिलेशन बहुत ख़राब रहे हैं, लेकिन अभी जो अप्रोच है वो इनके साथ रिलेशन बेहतर करने की है। इंडिया, यूएस और यूरोप के साथ रिलेशन अच्छे किए हैं। हालांकि अभी भी इंडिया और सऊदी में जो वहाबिज़म का जो इशू है वो अभी भी है। जो वहाबिज़म मुस्लिम है ना, जो कंज़र्वेटिव मुस्लिम है, अभी भी वो उनको सपोर्ट करते हैं। और इंडिया में भी ऐसा बहुत पैसा आता है इस तरह का जो रेडिकल इस्लाम है उसको बढ़ावा देने का। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को भी अभी भी इकोनॉमिक सपोर्ट सऊदी अरेबिया कर रहा है। इंडिया के साथ अच्छे टाइज़ हैं, लेकिन अभी भी सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ भी रिलेशन अच्छे बनाए हुआ है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो डाइवर्जेंस इशू हैं, ये इंडिया और सऊदी के रिलेशनशिप की दिक्कत है। ईरान और इंडिया के रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने के कारण भी एक इशू है क्या, सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच में डाइवर्जेंस होने का। इंडिया और इज़राइल के बहुत अच्छे रिलेशन हैं। तो बेसिकली ये जो इंडिया और सऊदी का रिलेशन है ये बाकी रिलेशन से अलग है और इंडिया थोड़ा टाइट रोप में चल रहा है, सबके साथ बैलेंस अप्रोच बना के रखा है। बाकी अगर बात करें तो कन्वर्जेंस कहाँ पर है, एक और जगह अफ़गानिस्तान में भी कन्वर्जेंस है। अफ़गानिस्तान में भी अगर बात करें तो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी चाहता है इंडिया और सऊदी अरेबिया दोनों, और दोनों ही चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान को टेररिज्म एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ ना किया जाए। तो बेसिकली ये हमारा आर्टिकल था। ओवरऑल जितना भी इसमें चीज़ें थी हमने कवर कर ली, जो कन्वर्जेंस पॉइंट थे, डाइवर्जेंस पॉइंट थे, सारे इसमें कवर किए जा चुके हैं। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है चेंजिंग द वे द पोस्टमैन नॉक्स। ये आर्टिकल द हिंदू में आया हुआ है और आपके GS2 में पूछा जा सकता है। आर्टिकल किस पे है बात करेंगे तो रिसेंटली इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल जो है रिसेंटली क्या किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। कहाँ पर, राज्यसभा में। कब किया गया है, 10 सितंबर को, जो कि हमारा मानसून सेशन के एक दिन पहले वाला दिन था। किस लिए लाया गया है, बेसिकली जो इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट है वो 1898 का जो एक्ट है इसको रिप्लेस करने के लिए ये बिल लेके आया गया है। अब आप समझ सकते हैं 1898 का एक्ट है, कॉलोनियल लेगेसी, और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि जो कॉलोनियल लेगेसी है उससे इंडिया को बाहर किया जाए, उस माइंडसेट से इंडिया को अलग किया जाए। और साथ में
अब कोई रेलेवेंस भी नहीं है इसका, क्योंकि ये जो एक्ट है वो सिर्फ मेल सर्विसेज के ऊपर फोकस कर रहा है। और जो पोस्ट ऑफिस है वो काफ़ी इवॉल्व हो चुके हैं, काफ़ी बदल चुकी हैं चीज़ें। अब बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है पोस्टल सर्विसेज के साथ साथ। साथ में किसान विकास पत्र से लेके कई बॉन्ड इशू किए जाते हैं। तो जो सर्विसेज है वो काफ़ी एनलार्ज हो चुकी है, और इस जो पुराना एक्ट है उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। एक स्ट्रॉन्गर फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है इस नए एक्ट के द्वारा। अब कुछ प्रोविजंस हैं जिसके बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है। उस प्रोविज़न के बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या इश्यूज़ हैं। तो पहला जो प्रोविज़न इसमें फोकस किया गया है वो है कि बिल ऑथराइजेज द डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज टू मेक रेगुलेशन रिलेटेड टू एक्टिविटीज़ नेसेसरी फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस सच अदर सर्विसेज एज सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब। तो जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज है उनको ये पावर दी गई है कि कोई भी नई एक्टिविटीज़ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको बोलेगी उसके रेगुलेशन कौन बनाएगा? डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज। मतलब एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास ये रेगुलेशन बनाने की पावर दे दी गई है। साथ में जो भी वो एक्टिविटी होगी उसमें जो चार्जेस होंगे वो फिक्स कौन करेगा? डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल एक्टिविटी सर्विसेज। ये जो पद है इसको ये पावर दी गई है। इसका मतलब जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल है उसको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे बेनिफिट क्या होगा? क्योंकि मार्केट की बात करें तो अब मार्केट में पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले, कोरियर सर्विस प्रोवाइड करने वाले बहुत लोग हैं। तो मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है। तो मार्केट मैकेनिज़्म के हिसाब से प्राइस क्विकली चेंज करना ज़रूरी है इस कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ इंडस्ट्री में। इसलिए पोस्टल इंडस्ट्री को जो गवर्नमेंट की है उसको कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए क्विकली डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये काफ़ी बेनिफिशियल मूव होगा। किस लिए? ताकि हम जो डिसीज़न मेकिंग है वो बहुत तेज़ी से ले सकें, है ना। बार बार पार्लियामेंट्री के पास जाना पड़ेगा तो अननेसेसरली डिले होगा, डिस्कशन होगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रोविज़न है वो क्या है? बिल ऑथराइजेज द सेंट्रल गवर्नमेंट विच में बाय नोटिफिकेशन एम्पावर एनी ऑफिसर टू कॉज एनी आइटम इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय द पोस्ट ऑफिस टू बी इंटरसेप्टेड, ओपन एंड डिटेन। तो बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि कोई भी ऑफिसर को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है? पावर दे सकता है कि वो आपका जो भेजा हुआ तार है, मेल है, उसको क्या करे? खोले, ओपन करे, इंटरसेप्ट करे या डिटेन कर ले। किसके इंटरेस्ट में? अगर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट खतरे में है तो करे, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट खतरे में है तो करे, पब्लिक ऑर्डर या फिर इमरजेंसी सिचुएशन है तो ये सब सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ पूरी राइट टू प्राइवेसी होगी हर बंदे को अंदर आर्टिकल 21 जस्ट पुट्टा स्वामी केस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है नए प्रोविजंस में डाली गई है। अगर सिक्योरिटी पर्पस से आपके जो मेल हैं उसको खोलना पड़ जाए तो खोला जा सकता है। ये सारा जो नया प्रोविज़न है, पहले वाले जो प्रोविजंस थे उसमें भी ये सब सारी चीज़ें थी, लेकिन नया वाला जो बिल है वो कहीं ज़्यादा जेनेरिक नेचर का है। और जो पॉसिबिलिटी है ड्रग ट्रांसमिशन की, कॉन्ट्राबैंड गुड्स की, पोस्टल पार्सल के ज़रिए वो बेसिकली ख़त्म कर दी गई है उस पॉसिबिलिटीज़ को, है ना। स्मगलिंग की जाती है पोस्टल के ज़रिए, ये सब सारी चीज़ें जो हो जाएगी इस पर क्या हो जाएगा? लगाम लग जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें जो कोरियर फर्म है वो इंक्लूड नहीं किए गए हैं। अगर इंडिया पोस्ट की बात करें तो इंडिया पोस्ट बेसिकली 15% है जो कोरियर और पार्सल में इनका मार्केट है। रेस्ट 85% की बात करें तो प्राइवेट कोरियर सर्विस वाले हैं, और उन लोगों को इस बिल में नहीं लेके आया गया है। तो बेसिकली ये जो हमारा प्रोविज़न है इसका हम देखें तो ये लिमिटेशन होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो है 85% पोस्टल कोरियर सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर की है और वो इस बिल के अंदर नहीं है। इसको अगर हम लेके आते हैं जो स्मॉल और मीडियम प्लेयर हैं डोमेस्टिक कोरियर इंडस्ट्री के इस बिल के अंदर, तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा और आसानी से हम स्मगलिंग और ड्रग्स इन सब का जो ट्रांसमिशन है इसको बस्ट कर पाएंगे और रोक पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं जो इसमें नेक्स्ट बिल में दिया गया है वो है फ्यूचरिस्टिक पोस्टल डिलीवरी।
सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्टैंडर्ड सेट कर सकती है फॉर एड्रेसिंग ऑन आइटम। जो भी आइटम है उसमें किस तरीके से एड्रेसिंग करनी है, एड्रेस का आइडेंटिफायर कैसे होगा, और पोस्ट कार्ड का जो है पोस्ट कोड का यूसेज कैसे किया जाएगा। अभी आपको पिन कोड यूज़ करना पड़ता है 481001, हमारे यहाँ का पिन कोड है। इस तरीके से अलग अलग जगह का पिन कोड से ही हम सारे मेल किया करते हैं। इससे क्या होगा, आने वाले समय में अगर डिजिटल कोड हैं जो कि जियो स्पेशियल कोऑर्डिनेट को यूज़ करके बनाए जा सकते हैं, उससे बहुत आसानी से क्या होगा, जो हमारी सॉर्टिंग है और फैसिलिटेट एक्यूरेट डिलीवरी, इससे जो प्रोसेस है सॉर्ट करने की हर मेल को और एक्यूरेट डिलीवरी करने की, वो बहुत आसान हो जाएगी। इवन ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जा सकेगा मेल करने में, एक जगह से दूसरी जगह भेजने में। बेसिकली ये कई जगह हो भी रहा है यूरोप की कंट्री में ट्रायल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आने वाली की फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ये चीज़ें कर सकती है, उसके पास ये पावर है, ऐसा बिल में कहा गया है। उसके बाद बात करते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है इस बिल का। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल वो कह रहा है कि ये बिल में एक जो प्रोविज़न था उसके क्लॉज 4 को ड्रॉप कर दिया गया है। उसमें कहा गया है कि जो गवर्नमेंट है उसके पास एक प्रिविलेज है, एक्सक्लूसिव प्रिविलेज, जितने भी लेटर होंगे उसको रिसीव करने का, कलेक्ट करने का, सेंड करने का, डिस्पैच करने का और डिलीवरी करने का। इसका कोई रेलेवेंस है नहीं। 1980s में जो है जितने भी लेटर्स हैं, है ना, कोरियर सर्विस आ गई थी, और कोरियर सर्विस आने के बाद ये माना गया कि इसका कोई रेलेवेंस बचा नहीं है। अब कोरियर सर्विस वाले, प्राइवेट सेक्टर वाले भी पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। हालांकि बहुत लोगों ने बोला कि जो लेटर है वो अभी भी पोस्टल सर्विस वाले के अंदर ही आता है, और बाकी जो कोरियर सर्विस है उसे डॉक्यूमेंट या पार्सल माना गया है। इसलिए जो है ये एक लीगल डिबेट थी जो कि अब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो प्रोविज़न है इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था, और ये बिल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडिया की जो पोस्टल है सर्विसेज उसके लिए, जो कि बहुत हेल्पफुल है। इंडिया में बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, स्पेशली जो रूरल एरिया है वहाँ पर इसकी रीच बहुत ज़्यादा है। बैंकिंग सर्विस भी प्रोवाइड कर रही है, और एक स्ट्रॉन्गर फ्रेमवर्क देगी हमारा जो पोस्टल सिस्टम है उसको, ठीक है। तो ये बेसिकली आर्टिकल था। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।